ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనసు నిండా. किशोर भट्ट जी नमस्ते। नमस्ते। आप आजकल तो हास्य योग के शिक्षक के तरह प्रसिद्ध हैं, पर आपके व्यक्तिगत इतिहास में जाएं तो आप वैसे तो कर्नाटक में मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ था है और उसके बाद आप मुंबई आ गए। बिल्कुल। और कुछ दिन बैंक की नौकरी की और बहुत साल आप थिएटर के अलावा वॉइस या डबिंग आर्टिस्ट की तरह आपका बहुत नाम था और आप उस काम में बहुत साल व्यस्त रहे। बिल्कुल। वही आपका पेशा भी था। बिल्कुल। क्योंकि ये हम अब आपसे रेडियो में बात कर रहे हैं और जहाँ जो बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ के दम पर ही रेडियो चलता है, तो वॉइस कल्चर कंठ ध्वनि के बारे में आपके अनुभव के आधार पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल। तो आपका इसमें कैसे आना हुआ डबिंग में, या मतलब पहले आप थिएटर आर्टिस्ट थे, उसके बाद बात यह है कि या बचपन से ही क्या आपकी मुझे एक्टिंग का शौक था, मुझे एक्टर बनना था। पर आपकी आवाज के बारे में भी ये क्या बचपन से तो इतना पता आपको पहचाना जाता था कि बहुत अच्छी आवाज है? ना, बचपन में ऐसा किसी ने बताया भी नहीं था कि मेरी अच्छी आवाज है या कुछ है। कॉलेज में भी जब था तो एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे साथ दीपक तिजोरी हो, मकरंद देशपांडे हो, परेश रावल हो, ये सब हमारे नरसिंह मुंजी कॉलेज मुंबई के कंटेम्प्रेरीज हैं। हमारे साथ हमने एक्टिंग किया है पृथ्वी थिएटर में। लेकिन सच कहूँ तो मेरी एक्टिंग में बिल्कुल दाल नहीं गली, वहाँ पर मुझे किसी ने पहचाना नहीं। लेकिन जैसे नसीब खुलता है, 93 में डबिंग इंडस्ट्री शुरू हुआ। 93 में शुरू हुआ यानी मतलब डबिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया, इन मुंबई इन 93, जब फर्स्ट वन मूवी हॉलीवुड मूवी वाज डब्ड। जब विदेशी हॉलीवुड फिल्मों को भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, स्पेशली हिंदी में वो डब हुआ। सो वहां से गाड़ी निकल पड़ी। लेकिन जैसे उससे पहले 7 साल में दिनेश ठाकुर जी के साथ थिएटर किया, जहां पर मेरी भाषा पे थोड़ा प्रभुत्व आया, जहां पर उन्होंने ट्रेन किया कि क्या लैंग्वेज क्या है। मैं तो कर्नाटक का हिंदी रंगमंच में करते थे आप? हाँ, मैं हिंदी रंगमंच में कर रहा था। पहले मराठी भी किया मैंने, बैंक में था तो एज एन एक्टर में मराठी करता था बैंक के लिए, और वो मराठी टच था मेरा हिंदी में। लेकिन वहां पर आने के बाद दिनेश जी की बदौलत मेरी भाषा में सुधार हुई और इस वजह से मैं डबिंग में बहुत काम कर पाया बिकॉज ऑफ हिम। आगे बात करने से पहले थोड़ा बताइए, आप कर्नाटक में आपकी पैदाइश कहाँ हुई, वहाँ से बम्बई आना कैसे हुआ? और अब आपकी भाषा आज सुनने से तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप कन्नड़ हैं कन्नड़ा से हो या कुछ हिंदी भाषी हैं। मेरा जन्म हुआ 1959 में, सच बोल रहा हूँ। तो 1959 में चिटपाड़ी, उडुपी के पास एक छोटा सा गांव है कर्नाटक में, कोंकण या सदर्न कर्नाटका। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पेरेंट्स मुंबई आ गए थे, उनकी बदौलत मुझे मुंबई में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, कॉलेज भी वहीं पर हुआ। ऑल थैंक्स टू देम मुझे रेडीमेड एक प्लेटफॉर्म मिला मुंबई जैसे शहर में, और चूंकि मुझे बैंक की नौकरी भी मिल गई, सो मेरा वो जीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। एक्टिंग में बहुत कोशिश किया, जैसे मैंने वैसे भी कहा, मुझे कोई किसी ने पूछा नहीं चमका। लेकिन जैसे डबिंग हुआ, बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इन थिएटर, आई कुड मॉड्यूलेट माई वॉइस। मैं अपने वॉइस को चेंज कर पा रहा था। 20 साल से 70 साल तक मैं अपना वॉइस, जैसे पोकीमॉन एक सीरियल है कार्टून नेटवर्क का, मैं वॉइस ऑफ जेम्स हूं उसमें, जो ऐसे बात करता है, सारे शैतानों को एक करने के लिए, खुद को सितारों से आगे पहुंचाने के लिए, जैसे जेम्स। मतलब वो 20-25 साल का लड़का है, वो हो गया। और एक सीरियल था जहां पर नॉडी, जहां पर मेरे को ग्रैंड पेरेंट 70 साल का, तो बोला आप कर पाओगे? क्यों नहीं करूंगा, मैंने तो थिएटर में किया है बूढ़े का रोल। तो मैंने ये कहा, हेलो नॉडी, कैसे हो तुम बहुत ही नॉटी हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम क्यों ऐसे करती हो? तो मैं ये वेरिएशन दे पाया। फिर नहीं, आपकी आवाज आप बात कर रहे हैं तो एकदम साफ है। हाँ, पर अब जब जो उस पात्र में चले गए तो उसमें खराश भी ला ली आपने, उम्र भी ला ली। यस, ये मॉड्यूलेशन है जो मैं क्रेडिट जाता है मेरे ड्रामा गुरु, अच्छा, हाँ, दिनेश ठाकुर जी को। बहुत मेहनत की, बहुत मार खाया उनका भी, मतलब तो अब इस तरह का कोई पात्र आपके सामने आता है और उसकी ओरिजिनल जो शब्द हैं वो तो अंग्रेजी में या विदेशी भाषा में होते होंगे, तो फिर आप उस पात्र को समझकर उसके चेहरे को और हाव भाव को देखकर आते हो, या फिर आपके मन में आप उसको
किस तरह गढ़ते हो कि आवाज में भी वो आ जाए? बिल्कुल सर, मैं उस कैरेक्टर को आत्मसार करता हूं। देखिए, हर कैरेक्टर का ऑडिशन होता है। कैरेक्टर का ऑडिशन? हाँ, कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को डब करना है तो आपका ऑडिशन लिया जाता है। तो मेरी आदत क्या है, मैं कैरेक्टर को 7 बार, 8 बार, 10 बार सुनता हूं, और सिर्फ उसका कैरेक्टर ही नहीं, कैसे बात करता है, वो कैसे हंसता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे थिगर जो विनी द पू में, वो ऐसे हंसता है, वो ऐसे हंसता है, उसको पकड़ना जरूरी है। थिगर कैरेक्टर के लिए 37 ऑडिशंस हुए थे। आई वॉज द 37th पर्सन, और मेरा पास हुआ था, क्योंकि मेरा ये आदत है, पहले उस कैरेक्टर को जानो, उसको आत्मसार करो, और फिर जाके माइक के सामने खड़े हो जाओ। और एक दूसरी आदत है, जब तक आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई विल नॉट गेट आउट ऑफ द, इवन इफ द डायरेक्टर सेज ये अच्छा है, नहीं, मैं आई कैन डू अ बेटर टेक, आई कैन डू अ बेटर टेक। आई टेल यू, नाम नहीं लूंगा कौन से इसका है, मैंने अनुपम खेर जी को इंग्लिश में डब किया है, एंड यू नो व्हाट एन एक्टर ही इज, एंड वो जब 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 एक ही सीन 2 मिनट का, मेरा फर्स्ट टेक अच्छा होता ही है, फर्स्ट टेक इज वेरी गुड, बट I must have done 10, 11, 12 because I wanted to do justice to that great actor. I took around 1.5 hour. जब आप वो सिर्फ वो क्लिप देखोगे, आप जानोगे कि यार वो अनुपम खेर जी ही बात कर रहे हैं, वो किशोर भट्ट बात नहीं कर रहा है। It is in English, so it's like that. You have to put a heart soul into it. अच्छा, जो हिंदी में ओरिजिनल था उसका, हाँ, उनको समय नहीं होता डब करने के लिए, तो हम डबिंग आर्टिस्ट उनको डब करते हैं। तो ये है। तो आपने किस किस तरह की फिल्में की हैं, किस किस तरह के सीरियलों में आपने? हाँ, मैं बताता हूँ सर। अगर आप वॉइस आर्टिस्ट की तरह काम किया अगर आप है। विकिपीडिया में जाओगे, सिर्फ किशोर भट्ट टाइप करोगे तो आपको 1996 से मिलेगा। कुछ नाम गिनाता हूँ: स्टार वॉर्स, C-3PO, पोकेमॉन, जेम्स, समुराई जैक, जैकी चैन, अंकल चैन, बैटमैन, विनी द पू, थिगर, लूनी ट्यून्स, डैफी डक, Noddy, Big Ears, Dora the Explorer, Swiper and Map, Phineas and Ferb, Major Francis, Monogram, Tom and Jerry, Droopy, Justice League, Bruce Wayne, और बड़े एक्टर्स हैं जैसे टॉम हैंक्स, टॉय स्टोरी, आई हैव डब्ड हिम इन टॉम हैंक्स। देन चिम्प एम्पायर, वन ऑफ द बेस्ट विच आई फील आई हैव डब्ड इन हिंदी। चिम्प एम्पायर, वन ऑफ द, आई वोंट टेक द नेम, आता है, टीवी में है वो। फिर ट्रायल बाय फायर, आई हैव डब्ड अनुपम खेर। Elephant Whisperer, which has won the Oscar. फिर The Legend of Zorro, Father Quintero, lot many sir. It goes on. तो एक बात मुझे शायद पूछनी चाहिए कि ये जब से ये विदेशी कंपनियां आई, या विदेशी फिल्म कंपनीज, ब्रॉडकास्टर्स वगैरह आए, और इस तरह उनकी फिल्मों को हमारी भाषाओं में, कुछ हमारी फिल्मों को या टीवी को इंग्लिश में भी डब हुआ है, इससे पूरे वॉइस बिजनेस में बहुत फेरबदल भी आया, बहुत उछाल आया, क्वालिटी भी बहुत बढ़ा है। अब क्वालिटी, all these channels, they need quality, they need good voice, and they are ready to pay you what you want. They are that good now. And पहले कहूँ 93 में हम 10-20 थे जो हिंदी जानते थे, अब हजारों में हैं जो जानते हैं। And everyone has got enough work. हर किसी के पास काम है, ऐसा नहीं है काम नहीं है। अब तो तेलुगु में भी डब होता है, तमिल में भी डब होता है, मलयाली में भी डब होता है, मैं सुनता हूँ कन्नड़ में डब होता है। और अभी पहले तो क्या होता था कि सिर्फ मुंबई में होता था, अभी ऐसा नहीं है, हैदराबाद में भी होता है, बेंगलुरु में भी होता है। यू नो, स्टूडियोज हैव ओपन्ड देयर नाउ। तो आपको क्या लगता है एक अच्छी वॉइस आर्टिस्ट के पास क्या क्या होना चाहिए? बहुत ज़रूरी चीज़ है लैंग्वेज पे कमांड। मैं जब अपने बैंक में था ना, तब मैं कहता था क्या करते हो, डबिंग करते हो। अरे क्या है उसमें, क्या है, बोलना ही है ना, बोलना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार आ जा मेरे साथ। मैंने अपने दोस्त को स्टूडियो में ले गया। लोग समझते हैं बहुत ही आसान काम है, बोला है ना। तो मैंने बोला बैठ। बोला ये क्या है? मतलब माइक, ये क्या है? हेडफोन, फोल्डबैक क्या है? अरे ये डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब कैसे होगा मेरे भाई, आपको इंग्लिश में सुनना है और हिंदी में बोलना है और ऊपर से मैच करना है। अरे बाप रे, इतना सब करना है। सो सबसे पहली चीज जो है, एक तो ये मन से निकाल दो कि ये इजी है। इट्स अ टफ आर्ट टू पिक अप। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज। किसी से पूछता, हाँ मैं हिंदी में डब कर सकता हूं, इंग्लिश में कर सकता हूं, मेरा मदर टंग मराठी में डब कर सकता हूं। नहीं,
मैं भले कर्नाटक का हूं, मैं कन्नड़ में नहीं कर सकता। भले मैं मराठी जानता हूं, मैं मराठी में नहीं कर सकता। यू शुड हैव दैट कमांड, क ख ख ग, ये सब नुक्ता आना चाहिए। तो आपको फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज पे कमांड। थर्ड, थोड़ा सैक्रिफाइस भी है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये जो गला है ना वॉइस का, आई टेल यू सर, सालों साल मैंने आइसक्रीम नहीं खाया है, मैंने तीखा नहीं खाया है, मैंने तेली नहीं खाया है। जब मैंने अपना डबिंग काम कम किया है तब खा रहा हूं। सिगरेट पीते हैं आप? ना, ये अरे ये एक चीज है। पहले सुनते थे, अरे बेस वॉइस चाहिए, सिगरेट पीजिए। फुल बेस। अरे अरे बेस वॉइस भैंस की भी है। ये जैसे मैं कहता हूं ना, बच्चे आते हैं, अरे सर मुझे बेस वॉइस चाहिए जी। क्या जरूरी है? मैं वही कहता हूं, कोयल और कौवा दोनों की आवाज की जरूरत है। उसको क्या है, इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, तो 1950 के दशक में से वहां से शुरू होकर 1970 तक या 80 तक भी कुछ तरह की आवाजों को, कुछ तरह के वॉइस कल्चर्स को स्टैंडर्ड समझा था। और उससे आप इधर उधर हो गए तो ये कोई बेढंगा आवाज है, बेढंगी बात करने का तरीका। पर आज वो सब बदल गया है। अब बहुत विस्तृत रेंज में voice का use हो वास्ट रहा है। समंदर है, समंदर। इतने सीरीज आ रहे हैं, हर सीरीज में वॉइसेस चाहिए, हर वॉइस को एक आर्टिस्ट चाहिए, और वो वॉइस मैच होता ही है। तो इस तरह आप वॉइस आर्टिस्ट की तरह अच्छी धूम में थे, आपका स्थान अच्छा था, आपकी बिल्कुल, कमाई बिल्कुल। अच्छे थे, आपको लीडिंग आर्टिस्ट समझा जा रहा था। बिल्कुल फिर अब वहां से आप अब लाफ्टर योगा में आ गए, हास्य योग में आ गए। बिल्कुल तो एक तो इसमें आना क्या हुआ, इससे लाफ्टर योगा से जनरल फायदा आपको क्या हुआ? क्या उससे अब आपको सुनने से लगता है कि वॉइस पर भी उसका बहुत असर पड़ता है, फायदा बिल्कुल, होता है? बहुत असर पड़ता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप क्या अनुभव बताइए। बिल्कुल, मैं कहता हूं सर, मेरा वॉइस ट्रेंड था, क्योंकि मैं थिएटर करता था, इसलिए मेरा वॉइस ट्रेंड था। लेकिन जो थिएटर नहीं करते लेकिन वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छी वॉइस है, कर देते हैं, लेकिन 1-2 एपिसोड डब किया, थकान महसूस होती है, आवाज सॉफ्ट हो जाता है, आवाज में उतनी ताकत नहीं रहती। लेकिन जैसे सिंगर रियाज करता है, हम आर्टिस्ट रियाज नहीं करते, वॉइस आर्टिस्ट। हमको लगता है ईश्वर की देन है, चलो यूज करो। नहीं, मैंने जो किया था वो लाफ्टर में मैंने देखा कि जब मैं हंसता हूं तो मेरा पूरे गले को, पूरे थ्रोट को, वोकल कॉर्ड को ट्रेनिंग मिल रहा है, कसरत मिल रहा है। पर इससे पहले ये बताइए किशोर जी कि आप लाफ्टर योगा में आए कैसे? आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जैसे 2010 तक, तब तक मैं करीब 17-20 साल हो गया था मेरे वॉइसिंग में, और एक मकाम पे पहुंच गया था, पैसे काफी थे, घर सब हो गया था। फिर एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया कि इससे आगे क्या। सो आई हैड रिड्यूस्ड ऑन माय डबिंग वर्क। मैंने बोला बस, जो मैं 18 घंटा डब कर रहा था, फिर आई ब्रॉट इट डाउन टू 5 आवर्स, 6 आवर्स। कभी एक काम किया, कभी 2 काम किया, बस ऐसे ही किया। और 2011 में हम गार्डन गए वॉकिंग के लिए, तो बात ये हुई कि सामने से एक महानुभाव आए और हर बार नमस्ते करके हंस रहे थे। तो मुझे लग रहा था यार, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। नहीं, बोला क्या है ये, कौन सा नमूना है? सच कह रहा हूं, मतलब बुजुर्गवार थे, बुरी बात है, लेकिन नेचर वैसा था, बहुत घमंडी, अहंकार, ईगो बहुत कूट कूट के भरा था कि पैसे बहुत कमाता हूं, अच्छा घर है, सब है। तो फ्यूटाइल थिंग्स वर देयर, सब कचरा था दिमाग में 2011 तक। मेरी वाइफ, जैसे मैं कहता हूं, शी वॉज एन एक्सट्रोवर्ट। उसको दुनिया चाहिए बात करने के लिए। हमेशा मैं ये कहता हूं, अगर उसका बात करने का कोटा खत्म नहीं हुआ तो मार्केट जाते लौटते वक्त खंबे से खड़े रह के 15 मिनट बात करके घर आती थी। ऐसा उनका नेचर कि बस बातूनी, हंसो, हंसाते रहो। वो यहाँ नहीं है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, वो यहाँ नहीं है। तो जन्मजात वो लाफ्टर योगी थी। तो वो महानुभव ने कहा कि इन्होंने, सीमा ने कहा कि आप बहुत अच्छा हंसते हैं, तो उन्होंने कहा आइए मेरे साथ। बोलते ये क्या है? बोलते हास्य योग। तो वो हमारे गुरु और एक तीसरे थे, 3 लोग हंस रहे थे और मैं वॉकिंग करता था। दूसरे दिन जबरदस्ती बीवी की बात मान ली और गया, और मैं पूरा मंत्र मुग्ध हो गया कि यार इसमें कुछ चीज है। देन मेरी आदत है, एक बार जैसे हिंदी भाषा सीखनी है तो करोड़ों बार वो शब्द कहूंगा, खून खून खून, ख नुक्ता आने के लिए। मेरी आदत है, एक बार कोई चीज सीखनी है तो अंदर घुस जाओ। फिर मैंने वीडियोस देखे, करता रहा।
फिर पता चला कि यस, दिस इज द वे ऑफ लाइफ. व्हाट आई वाज लिविंग वाज नॉट लाइफ एक्चुअली. वो दैट मटीरियलिस्टिक. ठीक है, तो आपका जीवन ही बदल गया टोटली. पर इसमें हंसी आई, पर उसके साथ साथ आपकी आवाज का पूरा इस्तेमाल हो पूरा. आई टेल यू, यस यू आर राइट. जो कुछ मैंने मॉड्यूलेशन सीखा, अब जब मैं हास्य योग कंडक्ट करता हूं, मैं वो यूज कर पाता हूं. मुझे अगर किसी चीज को स्ट्रेस करना है तो मुझे पता है किस शब्द पर कितना वजन देना है, कितना. और देखिए, पॉज वर्क बहुत जरूरी है लाइफ में. हम स्टेज पे बोलते हैं कि इस डायलॉग के बाद रुकिए, ऑडियंस का क्लैप खत्म होना जाने दीजिए, फिर बोलिए. लेकिन एक प्रेग्नेंट पॉज भी होता है कि यार पॉज लिया, पॉज ही लेके जा रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कितना पॉज, फ्रैक्शन सेकंड शुरू हो जाइए. ये हमारा जो सीखी हुई चीज है वो मैंने लाफ्टर में इस्तेमाल किया है. सच कहता हूं. तो मदन कटारिया ने, जिन्होंने 1995 में यस इसको दुनिया के सामने लाया था, लाफ्टर योगा को, बिल्कुल, उसको दुनिया भर में बहुत से उनके अनुयायी और शिक्षकों ने प्रसारित किया उसको, उसको बहुत से नए आयाम भी दिए हैं. यस बिल्कुल. तो आपने अपनी तरफ से किस तरह के नए आयाम दिए? सर, मैं कहता हूं जो लाफ्टर योगा है वो एक चीज हो गया है कि बूढ़ों के लिए है. मैं चाहता हूं, मैं खुद को जवान समझता हूं, भले मैं 65 साल का हूं, तो मैं चाहता था जितनी ताकत मुझ में है वो हर सीनियर सिटीजन में आए. तो हमने क्या किया है, उसमें कार्डियो इंक्लूड किया, उसमें वर्कआउट्स इंक्लूड किया. मतलब वी वांट कि जो भी लाफ्टर योगा में आए वो स्वेट आउट होना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए. ये जो माइक्रो किडनी है उससे स्वेटिंग होना जरूरी है. पूरा बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है. बॉडी के साथ साथ दिमाग को भी डिटॉक्स करना है. आई वुडंट से आई, वी हैव इंक्लूडेड कार्डियो, लाफ्टर, सूक्ष्म कसरत, where you activate your joints को कसरत देते हैं. पूरे बॉडी को सर से लेके पैरों के अंगूठे तक को पूरा निचोड़ के निकाल लेते हैं 1 घंटे में. तो इस तरह के सर्वांगीण व्यायाम, बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी शब्द कही, सर्वांगीण व्यायाम और हंसी के साथ मिलाकर जो करते हैं, तो इससे आपकी जो वाचिक शक्ति जो होती है, वाच्य शक्ति यानी आपके बोलने की जो शक्ति है, उसमें भी बहुत गहराई और बहुत वजन और बहुत तेजी और बहुत शक्ति. बिल्कुल. I'll tell you why. उसके बाद दूसरों के साथ हमारे संवाद करने के तरीके में भी बहुत फर्क आता है. 2011 के समय अगर आप मुझसे कहते कि इंटरव्यू लेना है, मैं भाग खड़ा होता. मैं पर्दे के पीछे का कलाकार हूं, पर्दे के आगे नहीं. मैं डर जाता, धक धक होता दिल. अब ऐसा नहीं है. लाफ्टर योगा इज अ लीडरशिप ट्रेनिंग. लाफ्टर योगा इंक्रीजेस योर ब्रेथ, सांस लेने की ताकत को, लंग कैपेसिटी इट इंक्रीजेस, इट रिड्यूसेस योर टेंशन. यू नो, व्हेन यू गो टू अ डबिंग स्टूडियो, व्हेन आई वाज न्यू, पैल्पिटेशन होता था, मुंह सूख जाता था कि यार क्या होगा. अब नहीं. तो वॉइस कल्चर के आर्टिस्ट से लेकर आज लाफ्टर योगा के शिक्षक तक और उसके प्रचारक की तरह आपकी जिंदगी में जो बदलाव आया है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज, उसी का प्रोग्रेशन है. बिल्कुल. फ्रॉम अकेला चलो वालों में से अब साथ में चलो वालों में हो गया हूं. जो मेरा फैमिली पहले सिर्फ वही, मैं जैसे कहता हूं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा टर्टल, मेरा डॉगी, ये मेरा फैमिली था सर. नेबर कौन रहता है वो भी मुझे पता नहीं था. लेकिन अब मेरे भाई, मेरे बहन पूरे वर्ल्ड में है. जहां जाऊं वहां पर मेरे अपने लोग हैं. ये मैं समझता हूं जो सोशल बेनिफिट मुझे इसमें मिला है वो लाफ्टर योगा की वजह से मिला है. अंत में ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो खैर वॉइस आर्टिस्ट से आप लाफ्टर योगा के शिक्षक बन गए हैं, पर जो लोग वॉइस आर्टिस्ट हैं या बनना चाहते हैं उनको लाफ्टर योगा से बिल्कुल बहुत फायदा होगा. बिल्कुल फायदा होगा. पहले से अच्छे वॉइस आर्टिस्ट बिल्कुल होंगे. और ये डॉक्टर मदन कटारिया जी ने भी एक्सेप्ट किया है. उन्होंने यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा, सच कहता हूं, ये मेरे 5-6 साल के बाद जब उनसे मेरा संपर्क हुआ और पता चला कि मैं वॉइस आर्टिस्ट हूं, तो यही सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, तुम्हें इसका क्या फायदा हुआ. तो मैंने यही कहा, मेरा जो बेस वॉइस है वो और बेस हुआ है. मेरा जो ताकत है, वोकल कॉर्ड्स का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हुआ है. एंड मेरा रेंज बढ़ गया है फ्रॉम अ बेस वॉइस टू अ वेरी थिन वॉइस. वो पूरा, क्योंकि लाफ्टर में आप अगर ये देखिए,
हो, हा 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 हा, ही 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 ही। आप देख सकते हो यहाँ जब मैं हा 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 करता हूँ तो थ्रोट के पास का होता हे करता हूँ, यहाँ बीच में आता है थोड़ा ऊपर आता है। तो यहाँ नियरली गले के पास आता पूरे दिमाग में बसा जाता। और एकदम तीखी हंसी। क्या बात है। चलिए, बस बहुत हंसी बहुत हंसी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वॉइस कल्चर के साथ साथ हंसने का भी और हंसी का भी मजा आपके साथ आ गया। बहुत धन्यवाद किशोर। थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे सर। गॉड ब्लेस यू, लव यू लव यू लव यू। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా.